हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। जो विभवमापी का दूसरा उपयोग है, पहला उपयोग हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं, दो सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीच तुलना करने में तुलना किए थे। आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अगर इलेक्ट्रिक करंट के सभी वीडियो को अगर आपको देखना होगा तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट के टोटल वीडियो को आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 से लेकर जितना तक बना हुआ है। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जो है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ से लिखते हैं दूसरा उपयोग जो है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में जो विभवमापी का दूसरा उपयोग है। विभवमापी को हम अच्छे तरीका से बैक वाली वीडियो में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इसका दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, डायग्राम की कहानी तो वही है। डायग्राम इस प्रकार हम बनाए थे कि ये आपकी पॉजिटिव हो गई, उच्च विद्युतवाहक बल का एक बैटरी होता है जिसका नामकरण हम बी करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसको हम बी मान लिए। यहाँ एक आपकी धारा नियंत्रक लगी रहती है और यहां से आपका एक कुंजी लगी रहती है, जो कुंजी बंद रहता है। ठीक है, जब कुंजी बंद रहती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका हम क्यों नामकरण कर रहे हैं। जब कुंजी बंद रहती है तभी करंट फ्लो होगा सेल से, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और बंद का चिन्ह है कि वहां पॉइंट देना है, पॉइंट नहीं देंगे तो इसका मतलब कि वो कुंजी क्या है, खुला हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, करंट आ रही है, ये आपकी एसी जो वायर है 10 मीटर का लगा रहता है। इसी तरह इसको बनाएंगे, मानिए इसमें अब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। ये आपकी ए पॉइंट हो जाती थी, ये आपकी सी पॉइंट हो जाती थी। ठीक है, अब देखिए, इतनी बातें तो हम लोग बैक वाली वीडियो में भी क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं। और इसी को हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। यहां तो हमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं होगा। ये जो तार है आप जानते हैं किसका बनना रहता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का, क्योंकि इस पर कोई ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए, हमारी मेन टॉपिक है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सेल लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। गहराई से समझिएगा। सबसे पहले एक हम सेल ले लिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए बिंदु से क्या कर दिए, जोड़ दिए। गहराई से समझिएगा। और इसके समानांतर क्रम में, इसके समानांतर क्रम में यहां से एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है, जिसको हम आरबी कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। इसका अर्थ मैं अभी समझा रहा हूं क्या होता है। प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है और यहां से एक वायर निकलती है, ये इसमें इस प्रकार जुटा रहता है। और इस वायर में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है। इसको जोड़ दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं। गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है और इस गैल्वेनोमीटर में एक जौकी लगी रहती है। जौकी का अर्थ आप समझते हैं,
अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिरोध बॉक्स है यहाँ एक कुंजी लगी रहती है और इस कुंजी को हम क्या कर दिए, K2 नाम रख दिए। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें मुझे समझाना है कि ये प्रतिरोध बॉक्स क्या है जो इस सेल के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और इस सेल का जो विद्युतवाहक बल है वो क्या मैं मान लिया, E। ध्यान समझिएगा, प्रतिरोध बॉक्स का अर्थ होता है कि इसमें अनेक प्रकार के रेजिस्टेंस वाले कुंजी लगे रहते हैं। ध्यान समझिएगा, अनेक प्रकार के रेजिस्टेंस वाले कुंजी लगे रहते हैं। इसमें से आप जिस कुंजी को बाहर निकालिएगा उसका जितना प्रतिरोध होगा ये बॉक्स का भी उतना ही प्रतिरोध होगी। दिमाग में गई बातें। प्रतिरोध बॉक्स का अर्थ होता है कि इसमें अनेक प्रतिरोध का कुंजी लगा रहता है और इसमें से जिस कुंजी को निकालिएगा और उसका जितना प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोध इस बॉक्स का हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और हम ये भी जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में दो प्रकार से धारा आती है, एक यहां से चलते हुए यहां और पुनः एक यहां से टर्न करते हुए जहां विक्षेप आपकी सुनोगी घूमकर आएगी। ये बात तो हम लोग बैक वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिए। अब यहां मैं इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने जा रहा हूं। मैं यहां सबसे पहले लिखा, ध्यान समझिएगा, मैं सबसे पहले यहां ये बात बताने जा रहा हूं कि जो ये K2 कुंजी है इसको अभी हम बंद नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट आपका इसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जब इस कुंजी K2 को बंद नहीं किया गया है इसका कहने का मतलब ये खुला है। तो जब ये कुंजी खुला है तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। इस बात को ध्यान समझिएगा, जब ये बंद होगा तभी इस परिपथ में करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो मैं लिख रहा हूं कि जब K2 कुंजी को खुला छोड़ा जाता है, जब K2 कुंजी को क्या किया जाता है, खुला छोड़ा जाता है, तो अब यहां से ध्यान समझिएगा, तो संतुलन की स्थिति में देखिए, अब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, जब इसको खुला छोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर के संतुलन की स्थिति में हम हल कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर की संतुलन कैसे पकड़ाती है, तो इस जौकी को हम यहां से घिसकाते हुए A और C के बीच लाते हैं और A और C के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां इसकी विक्षेप क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जो हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि गैल्वेनोमीटर इस प्रकार होता है, इसके मिडिल पर शून्य होती है, इधर लेकर आइएगा तो इधर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, इधर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और कहीं इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां गैल्वेनोमीटर की विक्षेप क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और वो शून्य कब होती है कि जितना इस सेल से आ रहा है इसके विपरीत इस सेल से भी जब करंट फ्लो होगा उतना ही, तो आपकी गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो मैं मान लिया कि यहाँ आपकी जो विक्षेप है वह शून्य के बराबर हो जा रही है और इस पॉइंट को हम क्या कर दिए, D नामकरण कर दिए और पुनः A से D की जो दूरी है वो क्या मान लिए, L1 मान लिए। बात को समझिएगा, यहां विक्षेप शून्य हो जा रही है कब, जब K2 कुंजी को खुला छोड़ा जाता है तब। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहां से यहां के बीच की दूरी L1 हो गई और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लिया कितना, R1। मैं क्या मान लिया, R1। तो इसी तरह किरचॉफ के नियम से हम क्या करेंगे, एक बंद पासा बनाएंगे। तो संतुलन के स्थिति में तो उतनी बातें अब यहाँ हमें लिखना नहीं है, बैक वाली वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो संतुलन की स्थिति में इस सेल का जितना विद्युतवाहक बल है इस प्रतिरोध के वोल्टेज की क्या होगा, बराबर होगा, किरचॉफ के दूसरे नियम से।
तो हम लिखेंगे संतुलन के स्थिति में जो आपकी ई है वो बराबर होगा, इसमें बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा हम आई मान लेते हैं, तो आई और इसका रेजिस्टेंस कितना R1, ई बराबर आई R1। और बैक वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं V बराबर आई आर बराबर सूत्र होता है KL, जहां K एक विभव प्रवणता है और L एक क्या है, लंबाई है। तो अगर आप बैक वाले वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें जहां हम विभव मापी पढ़ा रहे थे, और उसको देखने के बाद जब इसको देखिएगा तो दूसरा सेल जो आपकी दूसरा उपयोग है आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में, वो समझ में आ जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो V बराबर आई आर बराबर KL है, तो इसी तरह अगर हम आई R1 लिखेंगे तो यहां सूत्र क्या हो जाता था, KL1 होगा ना। इसलिए होगा क्योंकि देखिए इनके बीच की जो रेजिस्टेंस थी वहां R माने थे, करंट I फ्लो होता है, इसमें तो बदलता है नहीं, तो इसका सूत्र आया था KL। तो इसी तरह यहां से यहां के बीच अगर रेजिस्टेंस R1 है तो आई R1 बराबर, और इनके बीच की दूरी L1 माने है तो L1 ना लिखेंगे तो KL1 हो जाएगी। तो E बराबर सूत्र हो जाएगा KL1, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, अब यहां से हम बात लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब लिख रहे हैं कि जब कुंजी K2 को बंद किया जाता है, जब कुंजी K2 को बंद किया जाता है, इसका कहने का मतलब यहां वाइंड हम ले लेंगे। जब कुंजी K2 को अगर हम बंद करेंगे तो अब इस सर्किट में आपकी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। और जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी और ये आपकी प्रतिरोध बक्स है, ध्यान समझिएगा, तो इस प्रतिरोध के चलते इस सेल के विद्युतवाहक बल में क्या होगा, जो इसकी वोल्टेज है उसमें क्या होगी, अब पतन होगी, ह्रास होगा, ह्रास होगा ना। तो जब ये पतन होगा तो अब ये विद्युतवाहक बल जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सेल के अंदर अगर प्रतिरोध रहता है और विभव की पतन होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों सेलों के बीच जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ अब ई ना लिखकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। अब मैं मान लिया कि जब इस कुंजी K2 को बंद किया जाता है तो इसकी चौकी जब यहाँ आती है तो इस पॉइंट पर इसका विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस पॉइंट को मैं नामकरण कर दिया P। कोई दिक्कत? ई नहीं मान रहा हूं क्योंकि ई सेल दिया हुआ है। और पुनः मैं मान लिया कुछ करना है, यहां से यहां तक आपकी लेंथ L2 हो गई और इनके बीच जो रेजिस्टेंस है उसको क्या मान लिए, R2 मान लिए। कोई दिक्कत? तो संतुलन की स्थिति में अब यहाँ ई ना लिखकर क्या लिखेंगे, दोनों सेलों के बीच का टर्मिनल विभवांतर भी, और यहाँ I तो रहेगा ही, R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ IR2 का जो मान है वह किसके बराबर हो जाएगी, KL2 के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ IR1 बराबर KL1 था तो इसी तरह IR2 बराबर KL2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहां से हम लिख रहे हैं, अब यहां से लिखेंगे संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में यानी गैल्वेनोमीटर संतुलन जब होता है तो वहां आपकी सूत्र क्या हो जाएगी, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से संतुलन की स्थिति में हमारा सूत्र क्या होगा, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि इस पॉइंट पर ये क्या हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है। कोई दिक्कत? तो हमारे पास इस सेल का जो वोल्टेज है V है वो बराबर किसकी होगी, तो यहाँ बराबर होगा IR2 के। V बराबर IR2 यानी प्रतिरोध का वोल्टेज, V बराबर आपका IR2 हो जाएगा। तो इतनी बातें आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, नहीं तो हम यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं
देखिए अब यहाँ हमारे पास V बराबर IR2 आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं KL2, क्योंकि इनके बीच की दूरी L2 है। एक वाले वीडियो में पढ़े हैं ना, V बराबर IR बराबर क्या होता है, KL जहाँ के एक विभव पर बढ़ता है तो L1 है तो L1, 2 है तो L2। बात समझ में आ रही है? बैक वाले वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 करने पर, जब समीकरण 1 में और 2 से भाग देंगे तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में आया है E, समीकरण 2 में आया है V, और उसमें आया है आपका KL1, इसमें आया है KL2। यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा E बाटा V बराबर L1 बाटा L2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे हमारे पास ऑलरेडी पता है, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, जहां हम लोग पढ़ रहे थे सेल के विद्युतवाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध। तो वहां हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि E बराबर सूत्र होता है V प्लस IR। E को बोलते हैं विद्युतवाहक बल, V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और IR जो होता है आंतरिक प्रतिरोध के चलते जो वोल्टेज प्राप्त होती है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो वाला है। तो E बराबर V प्लस IR होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए E बराबर V का सूत्र होता है, इसको तोड़िएगा तो I कैपिटल R, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज के पास बाह्य प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगी IR, हो जाएगा E बराबर, I को कॉमन कर सकते हैं बाबू, तो यहाँ कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगी बताइए। तो E छोड़ देते हैं, अभी I नहीं निकालते, इतना ही छोड़ देते हैं। E बराबर क्या होगा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4, इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 4। अब यहां से लिखेंगे सेल का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर सूत्र क्या होगा, IR होगा ना, इसको हम मान लेंगे 5। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 4 भागा क्या करने पर, 5 करने पर, तो E बाटा V बराबर क्या हो जाएगा, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाटा में I कैपिटल R। अब यहां से क्या करेंगे, I से I को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, E बाटा V बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाटा में कैपिटल R। इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब यहां से लिख रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से, देखिए समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 6 यहाँ है, दोनों से हम देख रहे हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। देखिए E बाटा V, E बाटा V, तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाटा में कैपिटल R, अब बराबर होगी L1 बाटा L2। ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल R बाटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाटा कैपिटल R, उन्हें एलसीएम निकालिएगा तो वहीं आ जाएगा। अब बराबर L1 बाटा L2। अब यहाँ से क्या करेंगे, R से R को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r कैपिटल R बराबर L1 बाटा L2। हमें स्मॉल r का मान निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलते हैं, स्मॉल r को। हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हमें करना है, यहाँ लिखेंगे स्मॉल r बाटा कैपिटल R बराबर L1 बाटा L2, ये प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, इसलिए स्मॉल r बराबर सूत्र हो जाएगी, देखिए ये डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई कैपिटल R L1 बाटा L2 माइनस 1। यही मुझे ज्ञात करना है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L1 बाटा L2 माइनस 1।
इसी को हम बोलते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, हमें विभवमापी की सहायता से पुनः एक बार मोटी भाषा में समझ लीजिए, किसी सेल का विद्युतवाहक बल अगर मुझे ज्ञात करना होगा तो हम एक सेल लेंगे, उस सेल के समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे और प्रतिरोध बॉक्स में से एक कुंजी को निकालेंगे और उस कुंजी का जितना प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोध बॉक्स का होता है। एक बार कुंजी को क्या करेंगे, खुला छोड़ेंगे, एक बार कुंजी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो हमारी चौकी जो होगी उसका विक्षेप अलग अलग पॉइंट पर होगा, ए और सी के बीच में अलग पॉइंट पर होगा। एक पॉइंट का दूरी L1 मान लेंगे, एक पॉइंट का दूरी L2 मान लेंगे, रेजिस्टेंस R1 तथा क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। इसके बाद हम हल करेंगे और उसके बाद हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।